नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आचरण न्यूज के इस लाइव प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के समय कुछ लोगों के अंदर से इंसानियत मरसी गई मालूम होती है। पहले लोग अपने शौक से मौत के बाद अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करते थे। इसके पीछे का मकसद था उन लोगों की जान बचाना जो अपने खराब बॉडी पार्ट्स के कारण जिंदगी से हाथ धो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बॉडी ऑर्गन्स का काला व्यापार शुरू हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इन ऑर्गन्स को मुंह मांगे कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहने लगे। ऐसे में कुछ लोगों ने इसका धंधा ही शुरू कर दिया। पहले बॉडी ऑर्गन्स उन हॉस्पिटल में पाए जाते थे जहां लोग इसे डोनेट करते थे, लेकिन अब इन ऑर्गन्स का बड़ा इलीगल मार्केट बन चुका है। माफिया या तस्कर इंसानों को किडनैप कर या उनकी हत्या कर उनके ऑर्गन्स का व्यापार करते हैं। इलीगल मार्केट में हर बॉडी पार्ट की कीमत अलग लगाई गई है, चाहे किडनी हो या लीवर, हार्ट हो या आंखों की पुतली, सब कुछ इस बाजार में बिकता है। साथ ही इसकी कीमत भी तय करके रखी गई है। डोनेशन में मिले ऑर्गन्स फ्री होते हैं, लेकिन इलीगल मार्केट में इनके लिए अच्छी खासी रकम वसूल की जाती है। आज इस पर हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट एक किडनी डोनर से 4 से 5 लाख में लेते थे और रिसीवर को 20 से 30 लाख में बेचते थे। वहीं महिला डॉक्टर हर सर्जरी का 2 लाख रुपए ले रही थी। पुलिस के मुताबिक जिस अस्पताल में ये सर्जरी हो रही थी वो नोएडा का बड़ा अस्पताल है। डोनर और रिसीवर को दिल्ली के जसोला के एक फ्लैट में रखा जाता था। बांग्लादेश हाई कमीशन के कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस रैकेट के 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनका कनेक्शन बांग्लादेश से है। रैकेट का मास्टरमाइंड भी बांग्लादेश का ही है। एक बड़े निजी अस्पताल की सीनियर डॉक्टर विजया कुमारी का भी नाम इसमें सामने आया है। उनको भी गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर विजया कुमारी और रैकेट से जुड़े अन्य लोग बांग्लादेश के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसों का लालच देते थे और वे किडनी के बदले डोनर को 4 से 5 लाख रुपए देते थे। वहीं जिसे किडनी दिया जाता था उससे 25 से 30 लाख रुपए ले लेते थे। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा खेल चलता था। सबसे पहले दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। इसके आधार पर दावा किया जाता था कि डोनर और रिसीवर दोनों बांग्लादेशी के बीच संबंध है, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार डोनर्स और रिसीवर के बीच संबंध होना जरूरी है। अब ये अंग लेने वाले और देने वालों के बीच संबंध नहीं होगा तो ये अंग नहीं दे पाएगा। इसलिए ये गिरोह अंग लेने वाले और अंग देने वालों के फर्जी दस्तावेज तैयार करवा देते थे। अंग खरीदने बेचने में परेशानी ना हो और इन फर्जी दस्तावेजों को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। नौकरी के नाम पर बांग्लादेश से लाए जाते थे लोग। उसके बाद इस रैकेट के लोग किसी गरीब बांग्लादेशी को पकड़ते थे और उसे पैसों का लालच देकर किडनी देने के लिए तैयार करते थे। फिर उसे झांसा देकर भारत लाते और उस मरीज को किडनी की जरूरत होती थी उसे उसका रिश्तेदार बताते थे। इसके बाद उस व्यक्ति का नकली दस्तावेज बनवा कर महिला डॉक्टर के जरिए उसकी किडनी निकलवा कर बेच देते थे। सूत्रों ने बताया है कि डॉक्टर विजया कुमारी एक सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। उन्होंने 15 साल पहले जूनियर डॉक्टर के तौर पर इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वह अस्पताल में फी फॉर सर्विस यानी काम के आधार पर पैसों पर काम करती थी। वह अस्पताल की रेगुलर कर्मचारी नहीं थी। पुलिस ने डॉक्टर विजया के असिस्टेंट विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश के इस रैकेट के मामले में पहले राजस्थान पुलिस ने अहम खुलासा किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जांच में जुट गई थी और फिर पुलिस को पता लगा कि दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की महिला डॉक्टर नोएडा के एक अस्पताल में 15 से 16 ट्रांसप्लांट को अंजाम दे चुकी है। आरोप ये है कि इस महिला डॉक्टर के प्राइवेट असिस्टेंट के अकाउंट में इस अवैध धंधे का पैसा आता था और महिला डॉक्टर उसे कैश में निकलवा लिया करती थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह पूरा रैकेट बांग्लादेश से संचालित हो रहा था। दुनिया एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है जहां कुछ भी बेचा जा सकता है। इलीगल मार्केट में अगर आप अपनी बॉडी के हर हिस्से को अलग अलग करके बेचते हैं तो अरबों की कमाई कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के मुताबिक एक डेड बॉडी को अगर बेचा जाए तो 4 करोड़ 55 लाख रुपए मिल सकते हैं। हालांकि अमेरिका सहित हर डेवलप कंट्री में ऑर्गन्स को बेचना इलीगल है, लेकिन चोरी चुपके ये व्यापार चल रहा है। माफिया इससे अरबों कमा रहे हैं और धड़ल्ले से लोग इन ऑर्गन्स को खरीद भी रहे हैं।
मानव अंग तस्करी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। अंग तस्करी एक अरबों डॉलर का उद्योग है जो दुनिया भर में गरीब से लेकर अमीर देशों तक फैला हुआ है। समाधान खोजने के लिए अंग तस्करी के मूल कारणों जैसे कि अंग की कमी पर शोध करना भी महत्वपूर्ण है। मानव अंग तस्करी के महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। अंग तस्करी एक अरबों डॉलर का उद्योग है जो दुनिया भर में गरीबों से लेकर अमीर देशों तक फैला हुआ है। समाधान खोजने के लिए अंग तस्करी के मूल कारणों जैसे कि अंग की कमी पर शोध करना भी महत्वपूर्ण है। मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और इसे मानव तस्करी का स्रोत, पारगमन और गंतव्य माना जाता है। किसी एक राज्य की सीमाओं के भीतर तथा अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी की काफी लंबी खुली सीमा होने के कारण भारत में होती है। पश्चिम बंगाल मानव तस्करी का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारत से पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में मानव तस्करी होती है। दुनिया भर में मानव तस्करी के पीड़ितों में 1/3 बच्चे होते हैं। बांग्लादेश के नागरिक और भारत में पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अंतर कर पाना बेहद कठिन है और साथ ही दोनों देशों के बीच लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों की सीमा के एक बड़े हिस्से में चौकसी का कोई इंतजाम नहीं है और जीरो लाइन नो मैंस लैंड के आखिरी सिरे तक दोनों देशों के लोग रहते हैं। किसी का घर भारत में है तो आंगन बांग्लादेश में है। कहा तो ये भी जाता है कि भारत से मवेशी बांग्लादेश ले जाए जाते हैं और वहां से लड़कियां तथा महिलाएं भारत लाई जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले 1 दशक में बांग्लादेश से लगभग 5 लाख महिलाएं, लड़कियां और बच्चे अवैध रूप से भारत में लाए गए थे और यह संख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल आज भारत का सबसे बड़ा सेक्स बाजार बनकर उभरा है और आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। देश भर में कोठों में देह व्यापार करने वाली जो लड़कियां रिहा कराई गईं, उनमें प्रति 10 लड़कियों में से 7 उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना से लाई जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिनमें 182 विदेशियों सहित कुल 23,000 पीड़ितों को रिहा कराया गया है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी ने बेशक मानव जीवन को सरल सुलभ बनाया है, लेकिन आज यह मानव तस्करी का सबसे बड़ा जरिया भी बन गई है। सोशल नेटवर्किंग साइटों के साथ अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए विदेशों में रोजगार दिलाने का झांसा देकर तो कभी इसके जरिए ही परवान चढ़े प्रेम के बाद शादी करने के झांसे में आकर अपना घर बार छोड़ने से मानव तस्करी के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कोलकाता स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तथा मानव तस्करी की रोकथाम के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन शक्ति विहीनी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में हो रही मानव तस्करी में इंटरनेट का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। देश के विभिन्न भागों में संगठित गिरोहों द्वारा इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी कर मानव तस्करी की जा रही है। मानव तस्करी वर्तमान विश्व के सम्मुख उपस्थित कई बड़ी समस्याओं में से एक है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसे रोक पाना संभव नहीं हो पा रहा और न केवल अल्प विकसित और विकासशील देश बल्कि विकसित राष्ट्र भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। मानव तस्करी भारत की भी प्रमुख समस्या में से एक है। कुछ समय पूर्व अमेरिका ने मानव तस्करी से प्रभावित देशों और इसे रोकने के लिए इन देशों में किए जा रहे प्रयासों का अवलोकन कर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें भारत को टियर 2 श्रेणी में रखा गया, जिसका अभिप्राय है कि इस दशा में प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन पूर्णतया प्रभावी साबित नहीं हो रहे। ये सभी प्रयास आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे। वैसे भारत सरकार ने देश में पीड़ितों की पहचान करना, अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही और सजा, पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करा है। आश्रय स्थलों, रोजगारों के इंतजाम के लिए बजट में बढ़ोतरी आदि उपाय किए हैं, लेकिन अभी कुछ इस दशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।